हेलो माय डियर फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे इस क्लास में दैट मीन्स इस वीडियो में बाजार संरचना के बारे में। हमें ये समझना है कि बाजार क्या होता है और बाजार का ये जो पूरा प्रारूप होता है किस तरीके का होता है, बाजार के कितने प्रकार है, ठीक है ना। इन सब के नॉर्मली बाजार का जो अर्थ होता है ना, आप किसी से पूछिए बाजार किसे कहते हैं, हर कोई यही जवाब देगा। एक ऐसी जगह जहां पर हम जाते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं और अपनी जरूरत के सामान परचेज करते हैं, वो बाजार है। हमने ये नॉर्मल अर्थ में ये देख लिया। लेकिन एक्चुअली में बाजार केवल इतना ही है कि जहां पर दुकानें हैं, हम जाते हैं और जाके अपना सामान खरीद के लेके आ जाते हैं, केवल उतना ही बाजार है। इकोनॉमिक्स में ये एक्चुअली में एक छोटा सेंस है। इकोनॉमिक्स में बाजार का अर्थ बहुत बड़ा है। बाजार का मतलब केवल एक स्थान ही नहीं है। बाजार उन सभी जगह से लेके है स्थान है। बाजार एक क्षेत्र है, बाजार एक माध्यम है जहां पर किसी भी वस्तु के एक निश्चित कीमत पर उसके क्रेता और विक्रेता आपस में उसको क्रय विक्रय करने के लिए तैयार होते हैं। उसे हम बाजार कहते हैं। अगर बाजार के अर्थ को समझें तो देखिए क्या लिखा हुआ है। बाजार संरचना का अर्थ बाजार के उन विशिष्ट स्वरूपों से लगाया जाता है जिनमें किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब कोई भी एक वस्तु हम बात करते हैं, बाजार वस्तु विशेष का होता है। जैसे कोलगेट का बाजार, कार बाजार, बाइक बाजार, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर का बाजार, किसी एक वस्तु विशेष का बाजार होता है जहां पर वस्तुओं उसका क्रय विक्रय किया जाता है, उसे बाजार, चाहे वो स्थान में हो चाहे वो किसी भी तरीके का हो, ध्यान में ये रखिएगा। नॉर्मली बाजार के अर्थ कुछ समझे तो थोड़ा डिटेल से हमें जाना पड़ेगा, और डिटेल से समझने के लिए हमें एक नॉर्मल लैंग्वेज में और एक अर्थशास्त्र में बाजार का क्या अर्थ है वो समझना होगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअली में बाजार क्या है, व्हाट इज मार्केट। अगर नॉर्मल भाषा में, बोलचाल की भाषा में क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द का अर्थ उस स्थान से होता है जहां वस्तुओं के क्रेता विक्रेता दोनों परस्पर सौदा करने के लिए एकत्र करते होते हैं। नॉर्मली कहाँ जा रहे हो भाई, बाजार। मतलब बाजार का मतलब ही होता है कि जहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं वो बाजार है। मतलब ये एक जगह है जहाँ पर अलग-अलग चीज़ों की दुकानें होती हैं, ये हमारे लिए बाज़ार है। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर इसी बाज़ार के अर्थ को अगर समझना है तो समझिएगा, बाज़ार का अभिप्राय उस संपूर्ण क्षेत्र से है। उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं की क्रेता-विक्रेता आपस में प्रतिस्पर्धा करके उस क्षेत्र भर के लिए वस्तु की एक कीमत स्थापित कर लेते हैं। मतलब एक होता है क्रेता और एक होता है विक्रेता। ये दोनों मिलके किसी निश्चित वस्तु का एक निश्चित कीमत पर क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्रय करने के लिए और विक्रय करने के लिए तैयार होते हैं। तो उस क्षेत्र को हम बाजार कहते हैं। अब ये क्षेत्र हमारा एक स्थान भी हो सकता है। आज के डेट में तो मोबाइल आ गया है, मोबाइल में हम कहते हैं ई बाजार, ठीक है ना। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन, घर बैठे मोबाइल का यूज करते हैं, ऑर्डर लगा देते हैं, हमारे घर में सामान पहुंच गया, ये भी बाजार का एक प्रकार है। घर के सामने डेली ठेली वाले, रेहड़ी वाले सब्जी बेचने के लिए आते हैं, जरूरी सामान बेचने के लिए आ जाते हैं, वो भी बाजार का एक रूप है। आपके दोस्त ने अपने लिए कोई सामान खरीद के लेके आपने कहा यार तेरे लिए यूटिलाइज नहीं, मुझे देते, आपके दोस्त ने आपको बेच दिया, वो भी एक बाजार है, ठीक है ना। ये बाजार के अलग अलग रूप हो सकते हैं। हम बाजार को एक स्थान विशेष से हम माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, क्योंकि बाजार का मतलब होता है क्रेता और विक्रेता, और क्रेता का मतलब केवल दुकानदार, विक्रेता का मतलब केवल दुकानदार ही नहीं था, कोई भी हो सकता है जो वस्तु को बेच रहा हो एक निश्चित कीमत पर, उसको खरीदने वाला सामने मौजूद होता है, तो वो बाजार है। चाहे वहां पर एक उपभोक्ता हो, चाहे वो एक विक्रेता हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। अगर वस्तु का क्रय विक्रय हो रहा है, उसकी एक निश्चित कीमत है, तो वो बाजार हो जाएगा। अब बाजार की अगर परिभाषा की बात करते हैं, बाजार की परिभाषा को समझिए। सिज्विक के अनुसार बाजार की परिभाषा में उन्होंने कहा कि बाजार मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें इस प्रकार के वाणिज्य संबंध स्थापित हुए हैं, वो ये हो कि प्रत्येक को सुगमता पूर्वक यह पता चल जाए कि अन्य व्यक्ति समय समय पर कुछ वस्तु और सेवाओं का विनिमय किन कीमतों पर करता है। वहीं पर एली ने क्या कहा, बाजार का अर्थ हम साधारण क्षेत्र से लगाते हैं जिसके भीतर किसी वस्तु विशेष की कीमतों का निर्धारण करने वाली शक्तियां कार्यशील है। एली ने इसको किसके आधार पर लगाया, उस क्षेत्र से, मतलब चाहे माध्यम हो चाहे कुछ भी हो, जहां पर
किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है और कीमत का निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रेता और विक्रेता के अनुसार। वहीं पर जेवंश ने क्या कहा? जेवंश ने कहा बाजार शब्द से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह से है जिसमें व्यापारिक संबंध होते हैं और ये व्यक्तियों का समूह मतलब क्रेता और विक्रेता से लगाएंगे जो वस्तु में मिश्रित व्यवसाय करते हैं। ठीक है ना? ये सब बाजार के अलग अलग परिभाषाएं हैं। और इसके अलावा एक बाजार, बाजार के अगर अर्थ को समझे तो बाजार में किन बातों का होना जरूरी है? बाजार की बात करते हैं, बाजार के अंतर्गत प्रमुख ये तत्व का होना, ये भी इन विशिष्टता को सबसे पहले बाजार का एक निश्चित क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब वो सब कुछ जिसमें स्थान भी आ जाता है, जिसमें समय भी आ जाता है, सब कुछ। बाजार का अर्थ एक निश्चित स्थान से नहीं, उन समस्त क्षेत्र से लगाया जाता है जहां पर वस्तु का क्रय विक्रय होता है। चाहे आपके घर के बाहर रोड पे हो, चाहे आपके घर के बाहर मोड़ पे हो, चाहे मोबाइल से करते हो, चाहे आपका दोस्त लेके जा रहा हो, आपका पड़ोसी लेके आ रहा हो, तो वो सब बाजार का ही ग्रुप है। और सबसे बड़ा बाजार तभी बनता है जब बाजार में एक निश्चित वस्तु का निश्चित वस्तु का होना आवश्यक होता है। और निश्चित वस्तु का क्रय विक्रय तभी होगा जब वहां पर क्रेता और विक्रेता उपलब्ध होंगे और उन क्रेता विक्रेताओं के बीच वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्रय विक्रय तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वस्तु का एक निश्चित कीमत तय ना हो जाए। ठीक है ना? जो क्रेता होते हैं और जो विक्रेता होते हैं वो तभी वस्तु को खरीदेंगे बेचेंगे जब उसकी एक कीमत निश्चित हो जाती है। कीमत का होना आवश्यक होता है। ऐसे में बाजार का आशय किसी स्थान से नहीं वरन समस्त क्षेत्र से होता है जहाँ किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता फैले होते हैं, जिनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है और जिसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु का मूल्य सर्वत्र एक ही होता है। जहाँ पर एक वस्तु का निश्चित मूल्य तय कर लिया जाता है उसे हम बाजार के नाम से जानते हैं। वैसे तो बाजार का सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि बाजार के अलग अलग कैटेगरी होता है, बाजार के टाइप्स। तो अगर बाजार की टाइप्स की अगर बात करते हैं तो उसको अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर, बिक्री की प्रक्रिया के आधार पर, विशिष्टीकरण, बिक्री की मात्रा, प्रतियोगिता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो इन सब को बारे में हम जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जब डिस्क्राइब किया गया है मतलब क्लासिफाई किया गया है तो कौन कौन से स्पेशल टर्म्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्र के आधार पर। बाजार को अगर क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है तो बाजार कितने प्रकार का होता है? क्षेत्र के बाजार का सबसे प्रमुख प्रकार है स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार का मतलब होता है जब किसी वस्तु का विनिमय उसके क्रेता विक्रेता द्वारा स्थान विशेष तक ही सीमित रखते हैं तो वस्तु का स्थानीय बाजार कहलाता है। मतलब जो केवल एक निश्चित स्थान से लिए होता है। जैसे शीघ्र नष्ट होने वस्तु जैसे सब्जी का बाजार, दूध का बाजार, जहाँ सब्जी का उत्पादन होता है उसका बाजार आसपास ही लगता है। ठीक है ना? भारी होती है वो ये भी कम मूल्यवान जैसे पत्थरों का बाजार, स्थानीय कपड़ों का बाजार, ये सब स्थानीय बाजार होता है क्योंकि वो लोकल में ही चलता रहता है, बाहर का नहीं, आपस में ही ये सब एक्सचेंज होता है। वहीं पर दूसरा है प्रांतीय बाजार। प्रांतीय बाजार क्या है? जिन वस्तुओं का खरीद बिक्री पूरे राज्य या प्रांत में होती है उन्हें हम प्रांतीय बाजार कहते हैं। मतलब वस्तु क्रय विक्रय केवल एक क्षेत्र विशेष में नहीं पूरे राज्य में होता है। फिर है राष्ट्रीय बाजार। जब वस्तु का क्रय विक्रय पूरे देश के अंतर्गत एक राज्य का दूसरे राज्य से पूरे देश व्यापी होता है, ऐसे वस्तुओं का व्यापार जो है हम राष्ट्रीय बाजार में जैसे चना, जौ, बाजरा, दाल आदि इन सब का जो बाजार होता है उसको राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत समझते हैं। नेक्स्ट, जब व्यापार विदेशों के साथ भी होता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर विदेशों के साथ लेन देन होता है, जैसे आयात निर्यात होता है, जैसे सोना, चांदी, गेहूं, कपड़ा आदि इन सब का बाजार हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं समय के अनुसार। समय के अनुसार बाजार को जो है कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले कौन सा है? अति अल्पकालीन बाजार। दूसरा है अल्पकालीन बाजार, तीसरा है दीर्घकालीन और चौथा है अति दीर्घकालीन। देखिए अति अल्पकालीन बाजार क्या होता है? ये बाजार का एक ऐसा समय होता है जिसके अंतर्गत क्रेता वस्तु की पूर्ति को बढ़ाने के आप बिल्कुल समय नहीं मिल पाता कि डिमांड बढ़ गई कि प्रोडक्शन बढ़ा लो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे बाजार में ऐसी वस्तुएं शामिल होती है जो जल्दी नष्ट होती है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, जैसे साग सब्जी का बाजार, मछली का बाजार, मीट का बाजार, ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जिसको तुरंत ऑन द स्पॉट बेचना होता है। आप जल्द बहुत लंबे समय तक इसको नहीं, इसको होता है अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन दूसरा होता है अल्पकालीन बाजार। ये ऐसे बाजार होते हैं जिनमें दैनिक बाजार की अपेक्षा वस्तु पूर्ति में वृद्धि कुछ सीमा तक की जा सकती है। मतलब एक ऐसा जो थोड़ा सा समय ज्यादा होता है। अति अल्पकाल से ज्यादा समय होता है जहां पर वस्तु की पूर्ति में एक आंशिक मात्रा में हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं।
क्योंकि पूर्ति मांग के अनुपात नहीं बढ़ा जा सकती, इन वस्तुओं में मूल्य निर्धारण मांग पूर्ति का ही अधिक प्रभाव रहता है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन, एक ऐसा बाजार जिसकी अवधि इतनी लंबी होती है कि मांग के घटने पर उत्पादक वस्तु की पूर्ति कम या मांग के बढ़ने पर उसकी पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर वस्तु की मांग के अनुसार उसकी पूर्ति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, उसे हम दीर्घकालीन बाजार के अंतर्गत समझते हैं। और फोर्थ वन है अति दीर्घकालीन बाजार। यदि अति दीर्घकालीन बाजार में अवधि इतनी लंबी होती है कि उत्पादक उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि, फैशन के अनुसार बाटू बना सकती है, वस्तु सॉरी बाटू लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वस्तु होगा, तो उसे हम मतलब यहाँ पर दीर्घकालीन में तो पूर्ति मांग बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, लेकिन अति दीर्घकालीन मतलब होता है वस्तु के लोगों के यहाँ पर व्यवहार को भी देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल उत्पादन, एक ब्रांड लॉन्च हो गया, अगला ब्रांड लॉन्च होने से पहले देखा जाता है लोगों को बीच में, जैसे एप्पल लॉन्च करती है 1 या 2 साल बाद बाद अपने ब्रांड ला, ताकि वो लोगों के मूड को समझे, लोगों के फैशन को समझे, रुचि के अनुसार जो मोबाइल है। जैसे कार बाजार होता है, अति दीर्घकालीन बाजार होता है यहाँ पर, क्योंकि कार के जो मॉडल होता है हर रोज नहीं, कुछ समय के अंतर होता है, उसमें लोगों की जरूरतें, लोग क्या चाहते हैं, फैशन में क्या है, उसकी रुचि क्या है, इन सबको देखते हुए कार का उत्पादन किया जाता है। इन सबको हम जो है दीर्घकालीन बाजार के अंतर्गत समझते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिक्री की प्रक्रिया के अनुसार, बेचने के आधार पर। अगर बिक्री की प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले निरीक्षण द्वारा बेची जाने वाली, मतलब वस्तुओं को देखकर, कि वस्तु को देख लिया उसी आधार पर क्रय विक्रय होता है, जैसे गाय, घोड़ा, बकरी आदि। नेक्स्ट है प्रमाणीकृत वस्तु, नमूने के आधार पर साबुन, पाउडर, क्रीम आदि। आप सारी चीजों को नहीं देखेंगे कि आप एक ब्रांड को देख लेंगे, एक प्रोडक्ट देखेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। ग्रेडिंग के द्वारा वस्तु, कुछ वस्तुओं के नाम के आधार पर ग्रेड किया जाता है। जैसे हम कहते हैं रामपुरिया चाकू, रामपुर का चाकू बहुत अच्छा होता है, अलीगढ़ के ताले बहुत अच्छे होते हैं। मतलब जब वस्तुओं को ग्रेड दे दिया जाता है कि यहाँ की वस्तु इतनी अच्छी हो सकती है, उसी आधार पर उसको बिक्री कर लेते हैं। नेट ट्रेडमार्क, वस्तु का जब नाम के आधार पर बेचा जाता है, जैसे पहलवान छाप बीड़ी, बीड़ी तो पहलवान छाप का, ठीक है ना, गुरुपद बीड़ी। तो यहाँ पर जब ब्रांड से वस्तुओं की पहचान होती है, वो ब्रांड का बाजार होता है, उसे हम ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार के नाम से जानते हैं। विशिष्टीकरण के आधार पर, विशिष्टीकरण के आधार पर दो प्रकार का बाजार होता है। एक होता है मिश्रित बाजार, एक ऐसा बाजार जिस बाजार में कई प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय एक साथ होता है। और विशिष्ट बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर केवल और केवल एक या उसकी किस्म का ही क्रय विक्रय होता है। जैसे सर्राफा बाजार, जहाँ पर सोने से रिलेटेड, सोना चांदी से रिलेटेड वस्तुओं क्रय, तो ऐसे बाजार को विशिष्ट बाजार। जैसे हम बात करते हैं सब्जी का बाजार, जहाँ पर केवल और केवल सब्जियों का क्रय विक्रय होता है, ठीक है ना, तो वो विशिष्ट बाजार के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है कुल मात्रा के आधार पर, अगर वस्तु की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखें तो दो प्रकार, एक होता है फुटकर बाजार, थोक बाजार। फुटकर बाजार में वस्तुओं की थोड़ी मात्रा का क्रय विक्रय होता है, जबकि थोक बाजार में थोक मात्रा यानी कि ज्यादा मात्रा में क्रय विक्रय होता है। ठीक है। वैधानिकता के आधार पर बाजार को, वैधानिकता के आधार पर बाजार दो प्रकार का होता है। एक होता है वैध बाजार, जहाँ पर कानूनी रूप से मान्यता होती है, नॉर्मल दुकानें, किराना स्टोर वगैरह, ये सब क्या वैध बाजार है। दूसरा बाजार होता है अवैध या चोर बाजार। अवैध या चोर बाजार का मतलब एक ऐसा बाजार जहाँ पर गैर कानूनी तरीके से वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। बेसिकली कहते हैं चोरी का माल होता है, लेकिन ये माल ऐसा भी होता है, अगर चोरी का ना भी हो तब भी वो गैर कानूनी तरीके से उसको बेचा जाता है, क्योंकि इस बाजार में वस्तु का, वैध बाजार में क्या होता है ना, वस्तु का मूल का एमआरपी अगर 10 रुपए है तो वो 10 रुपए से अधिक से नहीं बेच सकते। क्योंकि चोर बाजार में वस्तु का मूल अगर 100 रुपए है तो उसको 500 रुपए में बेच सकते हैं। ये गैर कानूनी बाजार होता है इसको, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को दो वर्गों में बांटा गया, एक ऐसा बाजार जहां पर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, और एक ऐसा बाजार जहां प्रतियोगिता पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं। एक समान कीमतों पर वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, और सारी वस्तुएं यहाँ पर समरूप होती है, वस्तुओं में कोई अंतर नहीं होता, ना ही उसकी कीमतों में अंतर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विक्रेताओं के मध्य एक स्वतंत्र और पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, एक दूसरे आगे निकलने की होड़ नहीं मची रहती है, सबके पास कीमत बराबर होता है। किसी भी नई फर्म का प्रवेश पूर्णतः स्वतंत्र होता है, साथ ही साथ कोई फर्म अगर बाजार छोड़ के जाना चाहता है तो वो जा सकता है।
इस बाजार में वस्तुओं कीमतों का निर्धारण बाजार की शक्तियों, मांग और पूर्ति के आधार पर होती है। यानी कि यहाँ पर बाजार स्वयं वस्तु की कीमतों का निर्धारण करती है। अपूर्ण बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार वो बाजार होता है जहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता के संपूर्ण गुण विद्यमान नहीं होते हैं। इस बाजार के अंतर्गत क्रेता और विक्रेताओं की बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है और वस्तु की कीमत का निर्धारण भी बाजार के आधार पर नहीं होता है। यहाँ पर विक्रेता का अधिक जो है माप रहता है, भार रहता है, ठीक है। अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात करते हैं, इसके अंदर बाजार को जो है 4 प्रमुख प्रकार में बाँटा गया है। एक है एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। संपूर्ण बाजार पर उसी अधिकार होता है, इसको मोनोपोली बोलते हैं और वो अपने लाभ के लिए वस्तु की कीमत का निर्धारण खुद करता है। द्विधिकार बाजार एक ऐसा बाजार जहां पर वस्तु के केवल 2 ही उत्पादक होते हैं। दोनों एक समान वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, लेकिन दोनों ही अपने-अपने उत्पादन कार्य में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना? और दोनों एक दूसरे से प्रतियोगिता भी करती हैं। जब मतलब ऐसा बाजार जहाँ पर एक ही वस्तु के 2 उत्पादक होते हैं, उसे द्विधिकार बाजार कहते हैं। अल्पाधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर कुछ ही विक्रेता होते हैं। यूँ कहें एक समान वस्तु के बेचने वाले थोड़े ही लोग होते हैं और पूरे बाजार में उन थोड़े लोगों का ही क्या अधिकार होता है। ठीक है? सभी विक्रेता बाजार में विभेदिका मतलब सारी वस्तु का जो जैसे मान लीजिए मोबाइल कम्युनिकेशन एक वोडाफोन है, ठीक है ना? वी है जिसको बोलते हैं। फिर आपके पास क्या है जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है। इन सारा ब्रांड अलग है, सब में थोड़ी-थोड़ी क्वालिटी अलग है, ठीक है ना? इसके आधार पर मतलब यहाँ पर अल्पाधिकार आप पूरे बाजार में 4-5 ब्रांड के अलावा कोई दूसरा ब्रांड आपको नज़र नहीं आएगा। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों का ही मिश्रित रूप पाया जाता है। इस बाजार में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, ना ही एकाधिकार होता है। यहाँ पर दोनों का मिश्र रूप होता है। अर्थात यहाँ पर विभेदात्मक वस्तुओं को विक्रय करने वाले विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर एक विक्रेता नहीं, बहुत सारे होते हैं और उन सबके पास वस्तुओं में किसी न किसी प्रकार का अंतर होता है। चाहे वो पैकेजिंग का हो, चाहे वो आकार का हो, चाहे दिखने का हो, चाहे स्वाद का हो, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट में डिफरेंस पाया जाता है। ऐसे में वस्तु की कीमत के साथ वस्तु मूल्य विभेद भी इस बाजार में सबसे इम्पोर्टेंट इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं के बीच इतनी अधिक प्रतियोगिता होती है कि एक दूसरे से आगे निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और दोनों को ही बाजार की पूर्ण स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस टॉपिक में कोई भी डाउट रह जाता है बेझिझक आप मुझसे पूछिए, आपके हर एक डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। हाँ, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए नहीं है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्लास का फ़ायदा मिले।